Today we are going to discuss about two topics that are related to the fluid imbalance between the extravascular and extravascular space, which include edema, effusion, hyperemia, and congestion. Starting with edema, basically, what is it? In edema, there is extravasation of intravascular fluid to the extravascular compartment. It can be due to several pathological causes. It is classified according to the etiology of the disease. It is classified as inflammatory edema and non-inflammatory edema. The non-inflammatory edema is further divided into the non-inflammatory causes, which include increased hydrostatic pressure, reduced plasma oncogenic pressure, lymphatic obstruction, and sodium retention. Starting with the definition, जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्लूइड है उसका बैलेंस मेंटेन होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में बाय मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल चीज़ें हैं जो इस प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, जिसकी वजह से एक होमोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन है इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये प्रेशर हमारा ख़राब होता है तो आपका ये प्रेशर शिफ्ट आती है, जिसकी वजह से आपका ये एडिमा डेवलप करता है। बेसिकली दो फोर्सेस होती हैं हमारे पास, एक होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरी होती है प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस में होती हैं तो हमारा होमोस्टैसिस मेंटेन होता है। Any pathology that disturbs either of the two forces will lead to development of edema. Starting with increased hydrostatic pressure. ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, ये प्रेशर विद इन द वेसल वॉल है हमारा, फ्लो ऑफ फ्लूइड का, ब्लड का, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन आइदर बी फ्लूइड और वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज द लिम्फेटिक वेसल्स। हो क्या रहा है हमारे पास, इफ देयर इज हार्ट फेलियर or constricted pericarditis, ascites, venous obstruction, thrombosis, external pressure या low extremity inactivation, सब में क्या हो रहा है बेसिकली, जो ब्लड फ्लो है दैट बिकम्स स्लगिश। जब ब्लड फ्लो स्लो होगा तो आपका जो फ्लूइड है उसके शिफ्ट का टाइम बढ़ जाएगा। जो टोटल कैपिलरी वॉल के साथ आपका इंटरेक्शन है उसका टाइम आपका इंक्रीज होगा, इसकी वजह से जो लूजिंग आउट फ्लूइड फ्रॉम द वेसल वॉल वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आर्टिकुलर डायलेशन है, चाहे चाहे वो हार्ट की हो या न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन हो किसी भी वजह से, एट्रियम की या डायलेशन, उसकी वजह से भी जो आपकी पंपिंग है हार्ट की वो स्लो हो जाती है, विच लीड्स टू sluggish blood flow leading to extravasation of fluid. दूसरी चीज आती है हमारे पास reduced plasma oncotic pressure. The oncotic pressure is maintained by the proteins, basically albumin. अब होता क्या है हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, फॉर एग्जांपल प्रोटीन लूजिंग नेफ्राइटिस जो कि किडनी का डिसऑर्डर है वो हो गया, या लिवर सिरोसिस जो इसमें आप प्रोटीन्स बन ही नहीं रहे हैं, या मेल न्यूट्रिशन है कि आपका प्रोटीन इंटेक ही बहुत लो है, या प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी है, कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे जीआईटी की जिसमें एल्ब्यूमिन लॉस तो भी हो सकता है, या एल्ब्यूमिन की अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। अगर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो भी अल्टीमेटली इट इज लूजिंग आउट ऑफ द बॉडी वाया फीसिस। इन कंडीशन में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें एल्ब्यूमिन चाहिए वो हमारे पास डेफिशिएंट हो जाएगा, विच विल लीड टू डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। जब विस्कोसिटी कम होगी तो जो आपके एंडोथेलियल वॉल हैं वेसल्स की, उनमें जो पोर्स हैं उनसे लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव लीक स्टार्ट। इसी तरह में आपके साथ lymphatic obstruction. It can be either inflammatory, neoplastic, post-surgical or post-irradiation. Any reason that leads to obstruction of the blood of the lymphatic vessel can also lead to edema. Next, sodium retention. Sodium retention में क्या होता है कि when there is excessive salt intake with renal insufficiency. The point is renal insufficiency. अगर renal insufficiency नहीं है तो excessive sodium intake जो है, salt intake जो है, that is compensated by the kidney. इसी तरह if there is increased tubular reabsorption of sodium or renal hyperperfusion leading to increased renin angiotensin aldosterone secretion, इन सब में हो क्या रहा है हमारे पास कि जो सॉल्ट है वो रिटेन हो रहा है, सोडियम रिटेन कर रहा है बॉडी, जिसकी वजह से अब सोडियम आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में
इट इज़ लो एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रावेस्कुलर। जब वो बढ़ जाएगा तो जो डिफ्यूजन मैकेनिज्म किक इन करेगा और वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में लेकर जाएगा। नाउ कमिंग टू इन्फ्लेमेटरी एडिमा, areas of increased vesicle permeability or area of increased blood vessel will appear as edematous whenever there is edema। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, and in certain instances the vesicular permeability increases। फॉर एग्जांपल जगह इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे या एक वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे हमारे पास कोलेटरल्स बनते हैं। जब कोलेटरल बनेंगे और उसके बाद जब वो जो नॉर्मल चैनल था वो भी दोबारा एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू दी बॉडी नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, तो आपको वहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बढ़ गया, विच विल लीड टू एडिमेटस अपीयरेंस। अब ये होता क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है और एंजियोजेनेसिस में भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, हार्ट फेलियर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरे रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है। जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा व्हिच विल लीड टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी। इसी तरह अगर रेनिल फेलियर है हमारा तो दैट विल आल्सो लीड टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर व्हिच विल इंक्रीज इन टोटल ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम टोटल बढ़ गया तो बॉडी हैज टू कंपनसेट एंड द एक्स्ट्रा water content will be extravasated and will be stored in the tissues leading to edema। इसी तरह जो malnutrition है, hepatic synthesis और nephrotic syndrome, these are all protein disorders। इनमें क्या हो रहा है कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल आपका फॉल डाउन कर रहा है। जब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल फॉल डाउन होगा तो इट विल डिक्रीज द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होगा तो आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, इसकी वजह से the water will move out of the vascular compartment to the extravascular compartment or the tissue compartment, which will lead to edema। Now coming to morphology. Morphology is very important from pathology point of view, and why? Because it helps in diagnosis। For example, pathologist send a specimen of tissue and say जी आप बताएं क्या pathology है यहाँ पे, हमने ये tissue dissect किया from let's say lower limb, अब बताएं pathology क्या है। अब सर्जन ने तो एक मास फील करके आपको टिश्यू बायोप्सी करके दे दिया। नाउ इट्स ऑन द पैथोलॉजिस्ट और द हिस्टोलॉजिस्ट कि वो आइडेंटिफाई करके बताए, डायग्नोज करके बताए कि व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोलॉजी, आइदर इट इज ट्यूमर और सिंपली स्वेलिंग और एडिमा। एडिमा में जब हम बात करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल या सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी और जो सेलुलर मॉर्फोलॉजी दोनों की बात करेंगे। ग्रॉसली अब आप देखेंगे, अब how will you feel it? It will be as a protruding mass which can be soft in nature, ठीक है। और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा, जो क्लियरिंग एंड सेपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एलिमेंट मिलेगी आपको। मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है आपका उसकी क्लियर सेपरेशन होगी, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ गया तो आपके पास स्पेस टिश्यू स्पेस बढ़ गई ना। जब स्पेस बढ़ गई तो जो चीज़ें पहले कम स्पेस होने की वजह से दे वर वेरी क्लोजली पैक्ड, उनकी पैकिंग लूज हो जाएगी एंड यू विल सी द टिश्यू स्पेस, वाइड टिश्यू स्पेसेस। सिर्फ ये ज़्यादा कॉमनली आपको मिलेगा सॉफ्ट टिश्यू सच एज ब्रेन, लंग एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसी तरह जो सबक्यूटेनियस एडिमा है इट कैन बी डिफ्यूज बट यूजुअली accumulates preferentially in the parts of the body position at greatest distance between below the heart। फॉर एग्जांपल जो आपको एडिमा मिलेगा सबसे ज़्यादा कॉमन वो आपको मिलेगा लेग्स में, ठीक है। या फिर आपको मिलेगा जो पफिनेस ऑफ द आईज होती है अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द आई, वहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आपने ये पढ़ना है कि ये डिपेंडेंट एडिमा क्या है, फिटिंग एडिमा क्या है, डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट एडिमा को क्या डिफरेंस है, फिटिंग नॉन फिटिंग क्या डिफरेंस है, और ब्रेन एडिमा की एग्जांपल क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ ब्रेन एडिमा। इसी तरह कॉज ऑफ एडिमा इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, एंड व्हाट डज ड्राउनिंग इन वंस ओन वाटर मीन, कि मतलब कहते हैं कि बंदा अपने ही पानी में डूब गया, ये क्या चीज़ है। हैव a read at it, it's something interesting। एडिमा की टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द फ्लूइड। जैसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ etiology, now this is classification on the basis of chemical composition of the
fluid, edema fluid. It is transudate or exudate. Transudate is usually result from startling forces. इसमें specific gravity आपकी should be less than 1.012 and protein content should be less than 3 gram per deciliter. और LDH lactate dehydrogenase is usually low. और exudate में आपके पास क्या होगा, result from damage to capillary wall. ठीक है, कैपिलरी वॉल का डैमेज होगा तो होगा इसमें आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी मोर देन 1.012, protein content will be more than 3 and LDH will be high. Coming to hyperemia and congestion. हाइपरीमिया क्या होता है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है लोकलाइज टिश्यू में वो बढ़ रहा है ड्यू टू एनी पैथोलॉजी। अब होता है कि आपके पास देखिए, जिस तरह आपको डायग्राम में पता लग रहा है कि जो नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा है कि डायमीटर नॉर्मल है सारे, और कैपिलरी जो उसमें है ह्यूमन है कैपिलरी का, उसका डायमीटर इंटैक्ट है। अब हाइपरीमिया में क्या हो रहा है, हमारे पास हाइपरीमिया में देर इज इंक्रीज फ्लो है, जिसकी वजह से कैन बी ड्यू टू एक्सरसाइज और इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज इनफ्लो आया, जब इनफ्लो आया तो जो आपका इनलेट है, जो आपकी कैपिल आर्टरीज हैं उनका लीवन बढ़ेगा और साथ कैपिलरीज का लीवन बढ़ेगा। ठीक हो गया। कंजेशन इज ऑपोजिट ऑफ दैट। इसमें ब्लड फ्लो तो उतना ही है बट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एट द अदर एंड, मतलब किसी कोई वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपका ब्लड पीछे से तो आ रहा है लेकिन आगे पास आउट नहीं हो रहा, विच विल लीड टू इंक्रीज luminal diameter ऑफ द कैपिलरी वॉल। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये देखें आप इधर हमारे पास सिर्फ कैपिलरी का लीमन बढ़ा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो आर्टरी है उसका लीमन भी बढ़ा है। बोथ hyperemia and congestion indicate local increased blood volume in a particular tissue. Hyperemia क्या है? It is an active process resulting from augmented blood flow due to arteriolar dilation. मतलब अगर arteries की dilation है या arteriole की dilation, that is termed as edema. For example, site of inflammation है या skeletal muscle during exercise है। Affected tissue is redder than the normal, मतलब उसका जो कलर है more pinkish red than the normal, और वहाँ पे आपको involvement मिलेगी with oxygenated blood. Congestion उससे opposite, it is a passive process resulting from impaired venous return out of the tissue. It usually occurs due to systematic illness such as cardiac failure, locally resulting from isolated venous obstruction। कोई आपका थ्रोम्बस आ गया, एम्बोलिज्म आ गया, उसकी वजह से obstruction होगी तो ये आपका आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से आपका पीछे प्रेशर क्रिएट होगा और जो आपकी कैपिलरीज हैं कैपिलरी बेड में यहाँ पे जो नंबर अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज करेगा और उनका लीवन बढ़ जाएगा। तो जैसे उसमें हमारे पास पिंकिश रेड कलर था, इसमें हमारे पास ब्लूइश रेड कलर होगा, साइनोसिस टाइप का कलर मिलेगा। और जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी, डीऑक्सीजन ब्लड बढ़ेगा और आपका जो कलर है वो मजीद ब्लूइश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये यूजुअली होता है कहाँ पे, sideways stasis, poor oxygenation of blood, chronic hypoxia हो सकता है, degeneration और death of parenchymal cell will lead to subsequent tissue fibrosis। इस तरह अगर कैपिलरी रप्चर है तो वहाँ पे स्मॉल फोकल हेमरेजेस होंगे, फेगोसाइट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपका जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी विच विल लीड टू कंजेशन। ये कुछ डायग्राम है, आप देखें जैसे लिवर कंजेशन हो रही है, आप इसमें देखें कि लिवर में आपको क्लियर टिश्यू स्पेसेस बड़ी लग रही हैं। जो पैरेंकाइमा है लिवर का वो आपको डिस्टर्ब मॉर्फोलॉजी लग रही है। इस तरह सेंट्रल लोबर नेक्रोसिस आ रहा है आपको, डिजेनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट है और साथ हेमरेज भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। ये देखें आपको जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये सेलुलर एरिया सारा आपको किस तरह हो रहा है, लिवर का टेक्सचर है सेल्स का, हेपेटोसाइट्स को सारा ख़राब हो चुका है। एग्जांपल जो है हमारे पास हाइपरीमिया और कंजेशन हुआ है, एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन, क्रोनिक पल्मोनरी कंजेशन, एक्टिव हेपेटिक कंजेशन एंड पैसिव कंजेशन ऑफ द लिवर। कंजेशन यूजुअली लिवर या पल्मोनरी फंक्शंस की वजह से होती है ज़्यादातर। लंग में बस एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन आती है और क्रोनिक दो होती हैं। इसमें हुआ क्या रहा है कि जो एक्यूट इसमें एल्वुलर कैपिलरीज इंगॉज हो रही हमारी and may be associated with alveolar septal edema और focal minute intra alveolar hemorrhage हो रहा है। जबकि chronic में बस क्या हो रहा है, जो सेप्टा है उनकी थिकनेस हो रही है और फाइब्रोसिस हो रहा है। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी उसको ट्रीट
नहीं हुआ या ड्यू टू एनी रीज़न द एक्यूट कंजेशन इज ट्रांसफॉर्म टू क्रॉनिक, वहाँ पे हमारे साथ फाइब्रोसिस भी स्टार्ट हो रहा है। जब आप हिस्टोपैथोलॉजी में स्लाइड देखिए तो आपको वहाँ फाइब्रोटिक चेंजेस भी मिलेंगी। अ, आते हैं लिवर की तरफ। लिवर में भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हैं। एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, जो सेंट्रल वेन है और साइनसाइड्स हैं, उनमें डिस्टेंशन होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि पीछे से आपका इनफ्लो बढ़ गया ना। इसी तरह जो पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो रही है और आपके पास ब्लड की जो क्वांटिटी वहाँ बढ़ रही है। और जब ब्लड आगे पास आउट नहीं हो रहा तो हमारे पास वहाँ पे हाइपॉक्सिक चीज़ें आएंगी और फैटी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी लिवर के अंदर। इसी तरह जो क्रॉनिक है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सेंट्रल रीजन ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स आर ग्रॉसली रेड टू ब्राउन कलर एंड स्लाइटली डिप्रेस्ड बिकॉज लॉस ऑफ सेल्स। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, जब जो कैपिलरी बेड है उसके ने एरिया ज़्यादा किया तो आपके सेल पे प्रेशर आया एंड सेल डैमेज स्टार्ट होगा, सेल डेथ स्टार्ट होगी, विच लीड टू लॉस ऑफ सेल काउंट। और आपको जो कैपिलरी बेड के अराउंड टिश्यू मिलेगा वो आपको डिप्रेस मिलेगा। और वहाँ पे जोन ऑफ अनकंजेस्टेंस भी मिलेंगे आपको, समटाइम फैटी लिवर टाइप उसमें मिलेगा, नटमैग लिवर कहते हैं उसको हम लोग ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। माइक्रोस्कोप के लिए आपको सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस मिलेगा विद हेपेटोसाइट ड्रॉप आउट मिल होगा, हेपेटोसाइट की जो काउंट है वो कम होगी, हेमरेज होगा, होमोस्टेटिन लेडन मैक्रोफेजेस होंगे, क्योंकि आप वहाँ हेमरेज हो रहा है तो आपके जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन उसको पिक करेंगे तो उनके अंदर हेमोसिडरोसिस टाइप पिगमेंटेशन आपको हो जाएगी आपकी। इन लॉन्ग स्टैंडिंग severe hepatic congestion, most commonly associated with liver failure और hepatic fibrosis, कार्डिक सिरोसिस भी डेवलप हो सकता है इसमें ना। बेसिक डिफरेंसेस हमारे पास कहाँ हैं, हाइपरिंग और कंजेशन, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। हाइपरिंग में जिसमें पहले बताया एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन पैसिव प्रोसेस, उसमें इंक्रीज ब्लड फ्लो है, डायलेशन हो जाएगी, उसमें इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो है। और उसमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन होता है हाइपरिंग में यूजुअली, जबकि कंजेशन यूजुअली ड्यू टू वेनस ऑब्स्ट्रक्शन एंड कार्डिक फेलियर। और हाइपरीमिया में आपको जो स्किन कलरेशन मिलेगी या जो हॉर्मोन उसमें इट विल बी मोर टुवार्ड्स रेडिशनेस, जबकि आपका जो कंजेशन है उसमें इट विल बी मोर टुवार्ड्स साइनोसिस।